नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरावनी और सचमुच में घटित कहानी है। अगर आप इसे कंप्लीट सुन लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक डायन अगर चाह दे तो किस हद तक गुजर सकती है और कैसे सब कुछ बर्बाद कर सकती है। पूरी कहानी जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये है बिहार के सिवान जिले की और यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में केवल 2 सदस्य थे, एक था रमेश और एक उसकी माँ, और ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। रमेश जैसे ही बड़ा हुआ उसकी माँ ने रमेश को बुला के बोला कि बेटा अब तू कमाने लायक हो गया है, तू बाहर जा और कुछ कमा ताकि हम लोग का जो दिन दशा है इसमें कुछ सुधार आए। तो माँ के समझाने पे रमेश चला गया कमाने के लिए कोलकाता और एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। रमेश जिस सेठ के यहाँ काम कर रहा था उस सेठ की इकलौती बेटी जिसका नाम था सुंदरी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसको कोई भी एक बार देख ले तो सुंदरी पर दिल हार बैठे। दोस्तों, रमेश भी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था और रमेश और सुंदरी दोनों लोग मतलब एक ही घर में रहते थे। तो इन लोगों को एक दूसरे से बहुत ही जल्द प्यार हो गया और जो सुंदरी थी वो चाहती थी रमेश से शादी करना और उसने रमेश को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पहले तो रमेश थोड़ा सा घबराया, डर गया क्योंकि वो मालिक की बेटी थी और रमेश जो था सुंदरी के यहाँ नौकर था। तो रमेश ने बोला कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है शादी करना, और सुंदरी मानने के लिए तैयार नहीं। सुंदरी बोलती थी कि नहीं, मुझे करना है तो तुम्ही से शादी करना है। फिर धीरे धीरे रमेश ने भी मन बना लिया कि चलो ठीक है शादी कर लेंगे। दोस्तों, जैसे ही सेठ को पता चला कि रमेश उनकी बेटी से प्यार करता है तो सेठ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया और उसने हुक्म दे दिया कि रमेश को काट के फेंक डालो। जैसे ही सुंदरी को पता चला कि उसके पिता ने बोला है कि रमेश को मार के फेंक डालो तो सुंदरी भागते हुए आई रमेश के पास और उसने सारी बात रमेश को बताई। इधर रमेश पसीने पसीने हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर सुंदरी ने बोला कि चलो हम लोग इस घर को छोड़ के भाग जाते हैं और शादी कर लेंगे और कहीं और घर बसाएंगे। दोस्तों, इन दोनों ने भाग के शादी कर लिया और पहुंच गए सिवान। जैसे ही रमेश की माँ ने बहू को देखा तो रमेश भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला कि तूने शादी क्यों किया, और रमेश ने अपनी माँ को सारी बातें बता डाली। यहाँ पे रमेश की माँ बहुत ही ज्यादा डर गई और उन्होंने सुंदरी को बहू मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे कुल की नहीं है, हमारे शहर की नहीं है, हमारे कास्ट की नहीं है, तो हम इसको नहीं रख सकते अपने घर में, ये मेरी बहू नहीं है। इधर जो रमेश था बहुत ही ज्यादा मतलब डर गया, रोने लगा, माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ा, माँ को मनाने की कोशिश किया और बोला कि माँ ये मेरी वाइफ है, इसको एक्सेप्ट कर लो, तुम दोनों के सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो भी मर जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूं तो भी मैं मर जाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों से मैं बराबर प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो। रमेश ने ये सारी बातें अपनी माँ को बोला तो जो रमेश की माँ थी थोड़ी सी पिघल गई। माँ माँ होती है, चाहे आप कुछ भी कर दो, माफ तो करना ही होता है माँ को। इधर दुल्हन को आए हुए 1 से 2 सप्ताह ही बीते थे, तब तक जो रमेश की माँ थी वो बीमार हो गई, उनको लकवा मार दिया, उनका आधा शरीर काम नहीं कर रहा था, जो बॉडी का लेफ्ट पार्ट था वो पूरा का पूरा सुन्न पड़ गया था। और यह चीज देख के रमेश बहुत ही ज्यादा डर गया और उसने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर घर पे आया, इलाज किया। दोस्तों, डॉक्टर के जाने के कुछ समय बाद रमेश की माँ मर गई और ये चीज देख के रमेश टूट गया, बहुत ही ज्यादा रोने लगा। यहाँ पर होनी को कौन टाल सकता है। तो धीरे धीरे कुछ साल बीता और रमेश को 5 बच्चे हुए, जिसमें से 3 लड़कियां और 2 लड़के हुए। कुछ साल बाद रमेश के बच्चे बड़े हो गए और रमेश का जो बड़ा वाला लड़का था उसका नाम था सूरज और वो लड़का अब 20 साल का हो गया था। दोस्तों, रमेश की माँ के मर जाने के बाद से रमेश कहीं भी बाहर कमाने नहीं गया। वो गांव के बड़े बड़े जमींदार के यहाँ काम करता था खेती बाड़ी का और उसी से घर परिवार चल रहा था। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से सूरज को कुछ प्रॉब्लम होने लगी, वो चक्कर खा के गिर गया, उसको मिर्गी की बीमारी उपटने लगी, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, हमेशा खांसता रहता था, उसको दमा की प्रॉब्लम हो गई, मतलब उसको बहुत सारी प्रॉब्लम अचानक से हो गई। और जो रमेश था बहुत ही ज्यादा घबरा गया क्योंकि रमेश का पहला बच्चा था। वो डॉक्टर
वैद्य सबको दिखाने लगा कि मतलब मेरा बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन सूरज की बीमारी में कोई भी सुधार नहीं था। दोस्तों, एक दिन की बात है, रमेश अपने काम से थक हार के घर पे आया और खाना खाकर जल्दी ही सो गया। उस दिन अंधेरिया रात थी, वो जल्दी खाना खाया और जल्दी सो जाने की वजह से उसकी जो नींद थी सुबह के टाइम मतलब जल्दी ही खुल गई। 3-4 बजे के आसपास उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि मेरे बगल में जहाँ पे उसकी वाइफ सोती थी वो तो है नहीं। तो उसको टेंशन हुआ कि इतनी रात में मेरी वाइफ कहाँ गई। वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला और जैसे ही आंगन में पहुंचा और आंगन में जो सीन चल रहा था उसने देखा, तो वो देखते ही हक्का बक्का रह गया, मतलब उसकी होश उड़ गई। वो देखा कि एक आंगन में चक्र बना हुआ है और उस चक्र में उसका लड़का जो बड़ा वाला बेटा है सूरज लेटा हुआ है और उसकी वाइफ कुछ मंत्र पढ़ रही थी। काले कलर के कपड़े पहने हैं, काली चूड़ी पहना है, काला बिंदी लगाया है, मतलब उसका जो रूप था सुंदरी का वो एकदम ही चेंज हो गया था और वो बैठ के मंत्र पढ़ रही थी। और जब ये सारी चीजें रमेश देखा तो मतलब अजीब फील करने लगा, उसको कुछ समझ नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। वो दौड़ के गया और अपने बेटे को उठाने की कोशिश किया, लेकिन उसका जो बेटा था एकदम बेहोश पड़ा था, मतलब बेटे के शरीर में कुछ भी हलचल नहीं थी। उसने अपनी वाइफ का जो रूप देखा वो डर गया और डरते हुए उसने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा और बोला कि तुम क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ, तुम पागल हो गई हो, तुमने किस तरह के कपड़े पहने, तुमने ऐसा रूप क्यों बनाया है, आज के पहले मैंने तुम्हें तो ऐसा नहीं देखा, तुम ये कर क्या रही हो। और जब देखा सुंदरी ने कि रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया है तो गुस्से में रमेश की तरफ देखी और रमेश डर के मारे उतना दूर जाके पीछे गिरा। दोस्तों, जैसे ही रमेश पीछे गिरा और गिरने के बाद से वो उठ नहीं पाया और सुंदरी ने रमेश के ऊपर नजर डाली तो रमेश को लकवा मार गया, मतलब उसकी माँ की जैसी हालत हुई थी ना वैसे ही रमेश की हालत हो गई। रमेश का भी आधा शरीर काम नहीं कर रहा था। फिर रमेश को समझ आया कि जो मेरी माँ थी वो ऐसे नहीं मरी थी, उसको सुंदरी ने मारा था। दोस्तों, रमेश पड़े पड़े सारी चीजें देख रहा था कि सुंदरी कर क्या रही है। सुंदरी ने एकदम से विकराल रूप धारण किया और अपने बेटे को पूरा ऐसे हवा में उठाया और बेटे का पूरा जवानी खून वगैरह मुंह से चूसने लगी। और जब सब कुछ चूस लिया, बेटे के शरीर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ कंकाल बचा, तो जो उसकी बॉडी थी नीचे गिर गई। और ये सारी चीजें देख के रमेश रोने लगा। रमेश की आंखों से आंसू गिर रहा था बट रमेश की मुंह से कुछ आवाज नहीं आ रहा था और वो कर भी क्या सकता था, वो वहीं पे पड़ा रहा और अपने बेटे को मरते हुए देखता रहा। दोस्तों, ये सारी चीजें होते होते सुबह हो गया था और सुंदरी ने फिर से अपना अच्छा वाला रूप लिया और रमेश को उठाया और बेड पे लेटाया और उसने बोला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपको मौत नहीं दे सकती आपकी माँ के जैसे, लेकिन मैं आपकी सेवा सत्कार करूंगी और आप ऐसे ही पड़े रहो। आप मेरा राज जानते हो तो आप अपने तक ही रखना, किसी को इशारे से भी बताने की कोशिश मत करना, वरना आप तो जानते ही हो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। फिर रमेश ने इशारे से पूछा कि तुम ये सब कब से कर रही हो, क्यों कर रही हो। यहाँ पे सुंदरी ने बताया कि मैं ये सारी चीजें बहुत पहले से कर रही हूँ, मतलब शादी के पहले से मैं सारी चीजें सीख रही थी, लेकिन बलि देने का समय नहीं आया था। और डायन जो होती है, डायन विद्या सीखती है तो उसमें एक नियम होता है कि वो जितने साल लगा के सीखेंगी वो उतने ही शक्तिशाली होती हैं और आखिरी में जब उनको प्रॉपर डायन बनना रहता है उस समय उनको अपनी एक कीमती चीज चढ़ावे के रूप में, भेंट के रूप में देनी पड़ती है, मतलब जान मारनी पड़ती है। तो यहाँ पे सुंदरी ने बताया कि जो मेरा बेटा है सूरज है, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट था, मतलब मेरा पसंद था, मेरा पसंदीदा बेटा था, पहला बेटा था, तो मुझे यहाँ पे उसकी कुर्बानी देनी पड़ी। अगर मैं कुर्बानी नहीं देती तो मैं डायन नहीं बन पाती। तो मैंने अपनी विद्या कंप्लीट की है, इसलिए मैंने उसको मारा है और अब मैं एक प्रॉपर डायन बन चुकी हूँ, मैं जो चाहूँ मैं हासिल कर सकती हूँ। रमेश ने अपनी वाइफ को बोला कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बाकी बच्चों को हानि नहीं पहुंचाओगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये राज, मतलब तुम्हारा राज किसी के साथ नहीं खोलूंगा। तो रमेश को उसने वादा दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी डायन अपने पति से, तो उसने बोला कि नहीं, मैं अपने बच्चों को किसी को भी नहीं मारूंगी, लेकिन मैं अपने घर के बाहर, अपने गांव, शहर, गली में किसी का गारंटी नहीं लेती। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, मतलब 1-1.5 सप्ताह बीत गया और उसके बाद से सुंदरी जब भी गांव में निकलती थी तो गांव के जो मर्द थे वो सुंदरी को देख के मोहित हो जाते थे, क्योंकि जो सुंदरी थी उसका जो सुंदरता था दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था।
था, गजब का रौनक उसके चेहरे पे, गजब की उसकी बॉडी हो गई थी। जो भी देखता था वो उसके ऊपर फिदा हो जाता था। वो सोचता था कि ये जो अंगूर है उस लंगूर के मतलब उस रमेश के हाथ में कैसे। सारे लोग सुंदरी को पाना चाहते थे और सुंदरी भी गांव के मर्दों को फंसाने लगी। फंसा फंसा के वो उनको लेके जाती थी कहीं दूर और ले जाके उनकी जवानी खून वगैरह चूस लेती थी। दोस्तों धीरे धीरे गांव के सारे मर्द गायब होने लगे और इधर गांव की जो औरतें थी उनको बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगा कि मेरे पति मेरे भाई कहाँ गए। और गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे करके ये सारे गांव में चर्चा होने लगा कि जो सुंदरी है दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा जवान होती जा रही है और वही है जो गांव के मर्दों को खा जा रही है। तो सारे लोगों ने सोचा कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा, अगर इसको नहीं रोका गया तो गांव में कोई भी जवान मर्द नहीं बचेगा। फिर गांव के सारे लोगों ने मिलके एक तांत्रिक को बुलाया और जो तांत्रिक था वो बहुत ही ज्यादा जानकार था। और गांव में जैसे ही आया उसने बोल दिया कि हाँ आप लोग सही कह रहे हो, गांव में एक डायन है, वही ये सारी चीजें कर रही है, वो जवान लोगों को मार रही है ताकि उसके अंदर और भी ज्यादा शक्तियां आए और वो एकायन बन सके। अब प्लस उनका खून पी रही है क्योंकि वो जवान होना चाह रही है। जितना डायन जितने जवान लोगों को मारेगी ना उनकी जवानी चूसेगी, वो उतनी ही ज्यादा जवान होती जाएगी। तो गांव के सारे लोग डर गए और गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने पूछा तांत्रिक से कि इसका क्या हल है, कैसे उस डायन को मारा जाए। दोस्तों तांत्रिक ने एक चक्र बनाया और चक्र के सामने बैठ गया और मंत्र वगैरह पढ़ने लगा। तांत्रिक जो है वो बहुत ही ज्यादा जानकार है, वो डायन को अपनी तरफ बुलाने लगा। लेकिन डायन भी बहुत चालू, बहुत ही ताकतवर, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, सो उसके अंदर शक्तियां बहुत ज्यादा थी। तो वो आना नहीं चाह रही थी लेकिन फिर भी खींची चली आई। और जो गांव की औरतें थी, जो बुजुर्ग लोग थे, उसने क्या किया कि डायन को पकड़ के एक पीपल के पेड़ से बांध दिया। और उसके बाद से तांत्रिक ने पूछना चालू किया कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम क्या चाहती हो, ये सब ठीक नहीं है, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। दोस्तों डायन ने तांत्रिक को धमकी दी और बोली कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाह रहे हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और गांव के सारे लोगों को बोला कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ा है जबरन तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं जैसे ही आजाद हो जाऊंगी मैं तुम सबको खा जाऊंगी। दोस्तों डायन की बातें सुन के गांव की सारी औरतें बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो लोग भी गुस्से में आ गए और उन लोगों ने बोला कि अगर ये जिंदा रहेगी तो बाकी लोगों को मार के खा जाएगी और ये गांव श्रापित गांव हो जाएगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगी, कि तो क्यों ना इसे हम मार दें। गांव के सारे लोगों ने उसको जला के मारने का प्रोग्राम किया और जो भी डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल वगैरह लेके आए और डायन के ऊपर सारे लोगों ने फेंकना चालू कर दिया और उसको जलाने के लिए पूरा तैयार हो गए। यहाँ पे तांत्रिक सबको रोक रहा है कि नहीं उसको मारो नहीं, रुक जाओ, उसको बांधा जाएगा। लेकिन यहाँ पर तांत्रिक की किसी ने भी बात नहीं सुनी क्योंकि गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और डायन को आग लगाकर मार डाला। दोस्तों डायन जलते हुए चिल्लाई और सबको बोली कि मैं किसी का भी पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों ने मुझे मारा है, जिन लोगों ने मुझे मारा है मैं उनके घर के हर एक सदस्य को खा जाऊंगी। तांत्रिक था वो गांव वालों को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोला। उसने बोला कि तुम लोगों को थोड़ी भी दिमाग नहीं है, तुम लोगों ने डायन को क्यों आग लगाया, डायन इतनी आसानी से नहीं मर सकती, ऑलरेडी डायन ने बहुत सारे लोगों को मारा है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति है, अब डायन भूत के रूप में आएगी। तांत्रिक के ये बात बोलने पे गांव वाले फिर से डर गए और गांव वालों ने बोला कि तो इससे हम लोग कैसे बचे, कुछ उपाय बताओ आप, हम लोगों से गलती हो गई, हम लोग को डायन को नहीं मारना चाहिए था, आपके हवाले छोड़ देना चाहिए था। फिर तांत्रिक ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं इस गांव के सीमा को बांध देता हूँ, ये जो डायन है कभी भी कोई भी रूप लेके आएगी इस गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि डायन मरी है तो वो तो बदला लेने के लिए आएगी ही आएगी। ऐसा तांत्रिक ने बोल के उस घर को बांधा जिस घर में डायन रहती थी, पूरा सीमा को बांध दिया। और तांत्रिक इतना ज्यादा शक्तिशाली था, मतलब इतना ज्यादा जानकार था कि जो डायन का पति रमेश था उसको भी ठीक कर दिया। रमेश जैसे ही ठीक हुआ अपनी बेटियों को और अपने छोटा वाला बेटा को पकड़ के बहुत ज्यादा रोने लगा। दोस्तों धीरे धीरे कुछ साल बीते और रमेश अपनी तीनों लड़कियों की शादी कर चुका था और रमेश अपने छोटे वाले बेटा जिसका नाम दीपक था उसके साथ रहता था। यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, गांव वाले भी खुश थे, गांव वाले भी भूल गए थे सुंदरी के बारे में कि हाँ वो डायन है, वो कभी लौट के आ सकती है, ऐसा किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से गांव में बहुत भयानक तूफान आया।
ऐसा लगा कि सब कुछ उड़ जाएगा। गांव में जिनके झोपड़ी के घर थे उनका घर उड़ गया, बहुत सारी चीजें तहस नहस हो गई। दोस्तों, तूफान आने के बाद से सारे लोगों ने सोचा कि तूफान आया था और तूफान चला गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि डायन भी हो सकती है, डायन भी आ सकती है। लेकिन सचमुच में इस गांव में डायन ने एंट्री मारी थी। आप लोग कंफ्यूज हो ना कि डायन कैसे आ सकती है इस गांव में, जबकि गांव का सीमा बंधा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डायन की एंट्री कैसे हुई। डायन का छोटा वाला जो बेटा था दीपक, उसने अपनी माँ को जलते हुए अपनी आंखों से देखा था। तो दीपक के अंदर भी बहुत सारी चीजें भरी थी। वो भी चाहता था कि मेरी माँ आए और गांव के लोगों से बदला ले। इसी की वजह से जो दीपक था वो गांव के सीमा पे गया और जो सीमा बांधा गया था ना उसको उखाड़ के बहुत दूर फेंक दिया। वैसे ही डायन की गांव में एंट्री हुई और डायन गांव में आते से ही सबको परेशान करना चालू कर दिया। और इस बार जिस डायन की एंट्री हुई थी गांव में वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, किसी के मान में नहीं आ रही थी। उसके सामने छोटे मोटे तांत्रिक पंडित सब फेल थे। दोस्तों, डायन जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और सबको बोलने लगी और हंसने भी लगी कि मैंने तुम लोग को बोला था कि मुझे मत जलाओ, मुझे मत मारो, फिर भी तुम लोगों ने मुझे जलाया। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं लौट के नहीं आऊंगी? मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी और मैं लौटी हूँ सिर्फ बदला लेने के लिए। दोस्तों, डायन का यह रूप देख के जो दीपक था वो थोड़ा डर भी रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि आखिरकार मेरी माँ ने सबसे बदला ले ही लिया। तभी रमेश की एंट्री होती है और रमेश ने अपने बेटे मतलब छोटे वाले बेटे को बोला कि तूने ये क्या कर दिया, तुझको हम ये सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि तू बहुत ही छोटा था और ऊपर से कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी माँ इतनी मतलब खराब हो सकती है, लोगों को मार सकती है, हत्यारण हो सकती है। तो इसलिए हम तुमको ये सारी चीजें नहीं बताए, तुमने बहुत गलत किया अपनी माँ को इस गाँव में बुला के। जब ये सारी कहानी जब दीपक सुना तो वो बहुत ही रोने लगा और बहुत ही ज्यादा डर गया, घबरा गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दोस्तों, गांव के लोगों को सता के मार के जब डायन अपने घर पे पहुंची तो अपने पति रमेश को देख के लगी हंसने और बोलने लगी कि तुम भी कम नहीं हो, तुमने भी मुझको मारा है, तुम्हारा भी हाथ है। जब तुम देख रहे थे कि मैं जल रही थी तब तुमने क्यों नहीं गाँव के लोगों को बोला कि मत जलाओ, क्यों नहीं बचाया? तुमने जान के मारा है, मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। और चलो ठीक है, मैं मर गई, तुम उस समय कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि तुम तो पैरालिसिस थे, लेकिन जब तुम ठीक हो गए तब तुम गांव की सीमा पे आके मुझे आजाद क्यों नहीं करवाए? डायन बहुत ही गुस्से में थी और अपने पति को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, जो डायन का छोटा वाला बेटा था वो सामने आ गया। क्योंकि डायन के छोटे वाले बेटे को सब कुछ पता चल चुका था, तो उसने अपने माँ के सामने हाथ जोड़ा और बोला कि माँ प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, मत मारो। लेकिन डायन कहाँ छोड़ने वाली, उसने बोला कि नहीं, इनकी भी गलती है और मैं इनको भी सजा दूंगी। डायन जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ी, फिर बेटा उठ के आया, उसने बोला कि माँ तुम मुझे मार लो लेकिन मेरे पापा को मत मारो। तो डायन बहुत तेज की हंसने लगी और उसने बोला कि बेटा तू मेरा बेटा था लेकिन तू मेरा बेटा है नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मर जाने के बाद से कोई मोह माया नहीं होता है, जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ। जब ये बात दीपक सुना तो बहुत ही ज्यादा रोने लगा फुट फुट के और उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जो मेरी माँ है ये तो भूतिया डायन है, ये किसी के बस में नहीं आ सकती। अब दीपक का जो दिमाग था ना वो काम नहीं कर रहा था, रोने के सिवा क्या करे। और इधर जो डायन थी अपने पति को उठा उठा के पटक रही थी। इतने में एक आदमी की एंट्री हुई और पता है वो एंट्री किसकी थी? वो उस तांत्रिक की एंट्री थी जिसने डायन को पहले भी कब्जे में किया था। दोस्तों, ये जो तांत्रिक था ये बनारस चला गया था इस डायन को पकड़ने के बाद से, और बनारस जाके इस तांत्रिक ने और भी बहुत सारी विद्या हासिल की। और इस बार जो तांत्रिक आया था उसके अंदर भी पहले से कई गुना ज्यादा शक्तियां थे। इस बार तांत्रिक ने बोला कि नहीं, पिछले बार तुम बच गई थी मेरे चुंगल से, लेकिन तुम इस बार नहीं बचोगी और मैं तुमको इस बार पकड़ के अपने साथ बनारस ले जाऊंगा। यहाँ पे तांत्रिक और डायन में थोड़ा सा बहसा बहसी हुई, थोड़ी सी मतलब एक होता है लड़ाई जैसी, वैसा होना चालू हुआ। लेकिन आखिर में डायन हार गई तांत्रिक के सामने, क्योंकि तांत्रिक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, प्लस वो विभूति लेके आया था बनारस से। इसकी वजह से तांत्रिक ने उस डायन को पकड़ा और अपने साथ लेके गया
और यहाँ पे बेटे ने दौड़ के अपने बाप को उठाया और बोला कि पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो मैं खुद को मार लूँगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपसे बात करना चाहिए था। बेटी को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ यहाँ पे, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है, जो लिखा था वो तो होना ही था। फिर डायन के चले जाने के बाद से गाँव में थोड़ी सी शांति हुई, लेकिन गाँव वाले इतने गुस्सैल थे कि उन लोगों ने बोल दिया कि रमेश और दीपक तुम दोनों इस गाँव में नहीं रहोगे। गाँव वाले इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उनको मारने के लिए दौड़े। दीपक जो था अपने फादर को लेके बहुत दूर चला गया, और दीपक कहाँ गया ये आज तक किसी को पता नहीं चला। शायद उन लोगों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की होगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।